हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल हरे कृष्णा लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो लास्ट चैप्टर में एज सच हमने पढ़ा था कि फूड फूड कहाँ से आता है। तो फूड किस चीज़ से बनता है? फूड बनता है आपका इंग्रेडिएंट से। अब इन इंग्रेडिएंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये किस चीज़ से बने होते हैं, उसकी आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो हमने एज सच पढ़ा है कि हमारे जो मील्स हैं या जो हमारा खाना है उसमें बड़ी सारी आइटम्स हो सकती हैं। उसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, राइस, सांभर, वेजिटेबल, लेडी फिंगर लाइक कह सकते हो, भिंडी की सब्जी, अपम, फिश करी, वेजिटेबल्स और पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी चीज़ें, कितनी वैरायटी हमारे मील्स में हो सकती है ना। तो एक्टिविटी 1 हमें यही कह रही है कि हमारे मील्स में यूजुअली एक ग्रेन ज़रूर होता है। दिन में हम एक बार तो ग्रेन खा ही लेते हैं, अगर हम रोटी की फॉर्म में खा रहे हैं या हम राइस की फॉर्म में खा रहे हैं या हम किसी भी और फॉर्म में मक्की की रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी ग्रेन है। तो हम ग्रेन तो दिन में एक बार खाते ही खाते हैं, या फिर दाल खा लेते हैं एक बार दिन में, पल्सेस, या मीट की कोई डिश खा लेते हैं, वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारे दिन के जो डाइट है उसके अंदर इंक्लूडेड होती ही होती है। या फिर इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकती हैं लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। पिकल इज़ अचार, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हमें यहाँ दे रखे हैं और हमसे 2-3 एग्जाम्पल ये भरने के लिए भी कह रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है पंजाब का। पंजाब में क्या पाया जाता है? ग्रेन्स की फॉर्म में मक्की की रोटी, है ना। और दाल की फॉर्म में वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है राजमा, किडनी बीन। और वेजिटेबल्स में तो भाई सबका फेवरेट सरसों का साग, पंजाब का मोस्ट फेवरेट डिश। वेजिटेबल में वही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और दूसरे वे में देखा जाए तो वहाँ कर्ड और घी का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कर्ड को देखो तो वहाँ लस्सी बहुत फेमस है, तो लस्सी कर्ड से ही बनती है। घी देखा जाए तो वहाँ घी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड में डलना। तो ये सब वहाँ की आइटम्स होगी। आंध्र प्रदेश का एक एग्जाम्पल दे रखा है। आंध्र प्रदेश में राइस इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रेन। तुअर दाल एंड रसम। ये तुअर दाल इज़ अ टाइप ऑफ दाल, पल्सेस होती है। रसम भी कोई सब्जी होती है, तो ये दाल से ही बनती है। तो ये आइटम्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ दाल दे आर कंज्यूमिंग। वेजिटेबल में देखा जाए तो वहाँ कुंदरू बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और दूसरी चीज़ों में देखा जाए तो वहाँ बटर मिल्क, दैट इज़ छाछ, घी, पिकल, ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ राजस्थान का, और ये आपको फाइंड करके आना है घर से कि इसके अंदर कौन सी ग्रेन्स, कौन सी दाल, कौन सी वेजिटेबल्स या कौन सी दूसरी आइटम ज़्यादातर फेमस है, खाई जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की, कि कई बार क्या होता है कि हमें इतनी वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिल पाता है खाने के लिए। लाइक एग्जांपल ले लो, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम कुछ खाना स्टोर करके साथ लेके जाएंगे। अब वो खाना जब ख़त्म हो जाएगा तो हम कहीं बाहर से ही खाना खाएंगे ना, फिर किसी ढाबे से या किसी रेस्टोरेंट से। अब मान लो हम किसी ढाबे से खाना खा रहे हैं और ढाबे पर कुछ लिमिटेड वैरायटी ही प्रेजेंट है, जो हम खाना चाहते हैं वो ढाबे पे नहीं मिलता। तो फिर हमें वही उसी से गुजारा करना पड़ेगा ना जो ढाबे पे प्रेजेंट है। तो वही चीज़ है कि हमें हर बार इतने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं खाने के। कई बार हमें जो मिलता है उसी से ही गुजारा करना पड़ता है। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है कि डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो इसका आंसर है हाँ, हमारी बॉडी को हर पर्पस के लिए, हर एक स्पेशल काम के लिए अलग अलग तरह का फूड चाहिए। ग्रोथ के लिए ले लो, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। अब ये कितने अमाउंट में चाहिए, कैसे चाहिए और ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये पूरे चैप्टर में आगे डिस्कस होगा ही होगा। तो आगे है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो देखो, हमारी जो डिशेस होती हैं वो फूड से बनती हैं। फूड किससे बनता है? एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें दो चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल से। ये बात हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। अब इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए।
दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगर हम आम भाषा में बोले तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, या बोले तो हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हम फूड बनाते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर सर्टेन कंपोनेंट्स हैं, सर्टेन चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स की जो हमारे खाने में प्रेजेंट है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे खाने में मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसमें आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। और इसके साथ हमारे फूड में कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आगे कह रहा है कि अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। और इसका जो टेस्ट है ये हम लेबोरेटरी में करते हैं कुछ केमिकल्स की मदद से। अब वो जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, उसके अंदर आता है आपका आयोडीन, जो कि एक ब्राउन से कलर का सल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या कॉपर सल्फेट पाउडर भी हो सकता है, उसमें पानी डाल लो सॉल्यूशन बन जाएगा, ब्लू कलर का ये होता है। कॉस्टिक सोडा, जिसको केमिकली क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बातें आप फर्दर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि क्या ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो कि कॉस्टिक सोडा का एक केमिकल नेम है, कि लैब्स में इसको कॉस्टिक सोडा ना बोल के सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ी केमिस्ट वाली भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो और ये टेस्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और कुछ ड्रॉपर्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब इन टेस्ट को कैसे करना है पहले वो देखो। सबसे पहले तो एक कॉशन दे रखा है कि किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की या उसको खा के देखने की या सूंघने की भी गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मेनी केमिकल्स आर देयर विच आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, इनका सिर्फ जैसे टेस्ट लिखा है वैसे ही टेस्ट करना है। तो पहले तो देख लो इन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कैसे करना है। यहाँ पे पूरा तुम्हें एक वो दे रखा है टेबल से। तो उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर पहला ही वर्ड लिखा है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें पानी ज़्यादा है और केमिकल कम है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें आप पानी ज़्यादा डाल रहे हो और केमिकल कम डाल रहे हो। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि आप उसमें पानी कम डाल रहे हो और अपना केमिकल ज़्यादा डाल रहे हो। तो खतरनाक कौन से वाला सोल्यूशन होगा? कॉन्सेंट्रेटेड वाला, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा प्रेजेंट है और पानी कम प्रेजेंट है। और ज़्यादातर हम लैब्स में डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड कई बार हार्मफुल भी हो जाते हैं। तो हमें आयोडीन का अगर डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालनी पड़ेंगी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आधी टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट 2 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर ले लो और उसको 100 मिलीलीटर पानी में डिज़ोल्व कर लो, घोल लो, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही कॉस्टिक सोडा का भी हम बना सकते हैं। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लो और उसको 100 ml पानी में मिक्स कर लो। ये पाउडर होता है कॉस्टिक सोडा, आपको अपनी लैब में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका बना बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये केमिकल्स हमें प्रिपेयर करके रखनी है अपने टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट होते हैं और ये हमारे फूड में मेनली किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मेनली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, मेनली स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। अभी स्टार्च क्या होता है आगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं हमारे खाने में, ये हम कैसे चेक करेंगे? उसकी एक्टिविटी देख लेते हैं कि उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी छोटी क्वांटिटी में अपनी फूड आइटम लेनी है या कोई कच्चा इंग्रेडिएंट लेना है जिससे फूड बने। या तो तुम कुक्ड फूड आइटम ले लो, कुक्ड फूड ले लो, या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट ले लो उस फूड में जो यूज़ हो रहा है, जिसका भी तुम्हें टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उस पर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है और उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये सोल्यूशन डालने से होगा क्या वो देखते हैं।
तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि ये आपके केमिकल्स हैं। आयोडीन ऐसा होता है, ऐसा कलर होता है आयोडीन का, ऑरेंज ऑरेंज सा, ऐसा सा कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन सा। तो ये आयोडीन है, इसको डाइल्यूट करना है। कॉस्टिक सोडा ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, या इसका वाइट कलर का पाउडर होता है, उसको पानी में घोल के जैसे पीछे लिखा था वैसे बना लो। कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन, और ये ब्लू पाउडर ये रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें यूज़ करना था। तो अब हम वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम थे, कि स्टार्च का टेस्ट हम कर रहे थे, जिसमें हमने एक फूड आइटम लिया और उस पर कुछ ड्रॉप्स डाल दी, किसकी, आपकी आयोडीन सोल्यूशन की। तो अगर तो वो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद उस फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है, आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, आयोडीन सोल्यूशन नेचुरली ब्राउन है और उसका कलर मान लो चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में, तो मतलब उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। तो अगर फूड आइटम का कलर ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जा रहा है आयोडीन डालने के बाद, दैट मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। अगर मैं आपको इसका एक फिगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमने एक पटैटो लिया, हल्का सा उसका छिलका पील कर दिया और उस पर हमने ऑरेंज ब्राउनी अपना आयोडीन डाला है इस प्रकार से, और फिर डालने के बाद उस आयोडीन का कलर ब्राउन से डार्क ब्लू ब्लैक कलर हो गया। तो वो हो गया, दैट मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये आप टेस्ट पोटैटो पे करके देखिए, राइस पे करके देखिए, पत्तों पे भी करके देखिए प्लांट के, तो ये आपको ऐसा कलर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स उन चीज़ों में आपका स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये सारे ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखने थे, तो ये टेबल हम सारे टेस्ट्स को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम प्रोटीन के टेस्ट पे चलते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में अपना फूड सैंपल डालना है। अब मेक श्योर कि आपका फूड सैंपल कैसा हो, थोड़ा सा पेस्ट हो या कह सकते हो लिक्विड ही हो, सॉलिड ना हो। सॉलिड हो तो उसका पेस्ट कर लेना या उसका पाउडर कर लेना, ठीक है। अब इसमें हमें 10 ड्रॉप पानी डालना है फूड सैंपल डालने के बाद, और उसको अच्छे से घोल लेना कि फूड सैंपल और पानी मिक्स हो जाए। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, उसके बाद पानी डालने के बाद उस टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो ब्लू वाला सोल्यूशन है हमारा, उसकी 2 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप किसकी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की, जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है उसकी 10 ड्रॉप, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की। अब ये सॉल्यूशन का कलर जो है आपका, जो टेस्ट ट्यूब में अब बना, ये खाना पानी कॉपर सल्फेट और आपका कॉस्टिक सोडा मिला के इसका कलर होगा ब्लू अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दो, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको रख दो। कुछ देर बाद अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर तो उस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा वॉयलेट में, यानी कि पर्पल कलर हो जाएगा। तो पर्पल कलर इंडिकेट करेगा कि हाँ उस फूड सैंपल में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। इसका भी मैंने इमेज यहाँ पर चिपकाया है, आप देखिए, ये देखो। तो ये ऐसे हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें फूड सैंपल और पानी मिलाया 10 ड्रॉप, मिक्स किया अच्छे से उसको, फिर उसमें ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कॉस्टिक सोडा होता है, उसके 10 ड्रॉप सोल्यूशन डाला है, और 2 ड्रॉप डालनी है यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। सोल्यूशन का कलर आपका ब्लू हो जाएगा और उसको शेक करके थोड़ी देर रख दो, तो ये ऐसा हो जाएगा पर्पल। पर्पल हो गया, दैट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये देखिए, आप ये वाली फिगर को देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये कलर कैसा है, ब्लू, आपका सब कुछ मिक्स कर देने के बाद, और प्रोटीन की प्रेजेंस होने की वजह से कलर हो जाएगा पर्पल। यहाँ पे आप मिल्क ले सकते हो, एग वाइट ले सकते हो, जो अंडे का वाइट वाला हिस्सा होता है ना, जर्दी कहते हैं जिसको एग की, वो ले सकते हो चेक करने के लिए। और भी काफ़ी सारी आइटम्स आप लेके चेक करिए कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं। ये आपके स्कूल में लैब्स में करवाया जाएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो प्रोटीन का टेस्ट भी क्लियर हो गया। एक बारी फैट का भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टेबल पे आएंगे, ठीक है। तो फैट की अगर मैं बात करूँ तो फैट के लिए कुछ नहीं करना, कोई भी आइटम ले लो जिसमें आपको लगता है कि हाँ फैट प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल, नट्स, ग्राउंड नट्स। तो कोई भी आइटम ले लो, मान लो बटर ले लिया मैंने, उसको एक पेपर पे लगा दो और फिर उसको हटा दो बटर को वहाँ से ध्यान से। उसके बाद उसको लाइट में ऑब्जर्व करो, लाइट के अगेंस्ट उसको देखो,
तो तुम्हें एक ऑयली पैच नज़र आएगा उस पेपर के ऊपर, जो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ उसमें फूड आइटम में फ़ैट है। अगर कोई ऑयली पैच नहीं आया दैट मीन्स उसमें फ़ैट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही तुम बादाम पीस लो अच्छे से, उसको एक पेपर में रैप करके रख दो और थोड़ी देर बाद उसको भी ऐसे लाइट में ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें फिर से एक ऑयली पैच नज़र आएगा लाइट में, जो बताएगा कि बादाम में, कच्चा बादाम जो है आपका, उसके अंदर फ़ैट होता है। तो इसका भी ये मैंने इमेज यहाँ लगाया है, देखो कि फ़ैट टेस्टिंग के लिए पहले ऐसे फूड सैंपल रखना है पेपर पे, उसको ऐसे रब करो या थोड़ी देर के लिए रख दो उस पर, और उसके बाद उसको लाइट के अगेंस्ट देखोगे तो तुम्हें ऐसा सा स्पॉट नज़र आएगा उस पर, ऐसा सा पेपर पे स्पॉट नज़र आएगा। ठीक है। तो ये फ़ैट वाला टेस्ट तो आप घर पे ही करके देख सकते हो, इसमें कोई एज सच केमिकल की नीड नहीं है। तो अब हम वो टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि जो बता रहा था कि किस न्यूट्रिएंट में कौन कौन सी, फूड आइटम में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो अगर तुम कच्चे आलू की बात करें, रो पोटैटो की, तो उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं पहले स्टार्च क्या होता है। तो आप लोगों ने ये अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब जो वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं अपने लीव्स में, स्टेम में, ऐसी जगहों पर वो स्टोर करके रखते हैं, या फ्लावर में या फ्रूट में। ठीक है। तो ऐसे ही पोटैटो कह सकते हैं कि जितने प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट अपना जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है, तो प्लांट प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। ऐसे ही जो कच्चा आलू है इट इज़ ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट और उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। मिल्क की बात करें तो उसमें प्रोटीन होगा, आप ये वाला टेस्ट लैब में करके देखना। ग्राउंड नट की बात करें, मूंगफली, तो उसमें फ़ैट होता है। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, यानी कि बिना कुक किए हुए चावल का पाउडर ले लो तो उसमें आपका स्टार्च होता है, प्लांट प्रोडक्ट है। कुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है। ड्राई कोकोनट में आपका फ़ैट प्रेजेंट होता है। ये आप अपनी मम्मी से पूछना घर पे कि जो ड्राई कोकोनट गोला यूज़ होता है, हलवा वगैरह में डलता है ये, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा ऑयली ऑयली होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसमें फ़ैट प्रेजेंट होता है। ऐसे अनकुक्ड तुअर दाल ले लो, पाउडर्ड ले लो, तो उसमें आपका प्रोटीन भी होगा, स्टार्च भी होगा। प्रोटीन क्यों होगा? क्योंकि दाल पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और फैट, ये आपका कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा, उसमें स्टार्च क्यों होगा? क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है। उसके बाद कुक्ड दाल ले लो तो उसमें भी आपका प्रोटीन भी होगा और स्टार्च भी होगा। अब किसी भी वेजिटेबल की स्लाइस ले लो या फ्रूट की स्लाइस ले लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे ही होंगे, स्टार्च होगा ही होगा, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर करके रखता है प्लांट अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में, और प्लांट प्रोडक्ट्स में वो स्टोर्ड फूड हमें नज़र आएगा एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बॉइल्ड एग लोगे उसका वाइट पोर्शन, तो उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, येलो पोर्शन में फ़ैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये टेस्ट आप घर पे करके देख सकते हैं किस में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो यहाँ हम ये एग्जाम्पल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो मैंने फिर से यही बात लिखी है यहाँ पर कि जनरली प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इस वजह से जनरली प्लांट सोर्सेज जो हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट होता ही होता है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मेलन आपका क्या होता है, खरबूजा, मैंगो है, मेज़ है, भुट्टा, बाजरा, राइस, वीट और एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है। ऐसे ही अगर आप चेक करो, ये आपका दे रखा है फैट सोर्सेस। अब फैट आपका प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों सोर्सेस से आता है। लाइक प्लांट का देखें तो ग्राउंड नट्स में बेसिकली आपका फैट होता है। नट्स, तिल और ऑयल, बटर, घी, इन सब में तो होता ही होता है। अब अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट की, एनिमल सोर्सेज से जो आ रहा है फैट वाला, बटर, मिल्क, घी, मीट, फिश, एग्स, इन सब चीज़ों में फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की, इस चैप्टर में अब आगे चलते हैं। टेस्ट फाइनली ओवर हो गए।
तो अब कह रहा है कि क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? तो यस, हमने अभी तो देखा यार, दाल में आपका कार्बोहाइड्रेट भी है और आपका प्रोटीन भी है और कुछ अमाउंट में, बिल्कुल हल्की हल्की अमाउंट में फैट्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक फूड आइटम में 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बात सच है। अब हम बात करें आगे की, तो हमने अभी तय किया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट कैसे करते हैं। अब दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं भाई हमारे फूड में। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि मेजर न्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और साथ में कुछ डाइटरी फाइबर्स और पानी भी आ जाता है। तो अब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की, तो इनके लिए भी सेवरल टेस्ट होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दे रखे तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इनके भी टेस्ट होते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सा विटामिन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अब अगर ये कह रहा है कि वाई डू वी ऑल नीड दीज न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए, तो ऑफ कोर्स इन सबका हमारी बॉडी में अलग अलग काम होता है। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिसीज़ वाला जो टॉपिक है उसमें आएगा कि किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है हमारी बॉडी में, वाई इट इज़ नीडेड। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अगर मान लो मैं ले लूँ 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट और 1 कटोरी फैट, तो एनर्जी जो है फैट ज़्यादा देगा मुझे। एनर्जी जो है फैट ज़्यादा देगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कम देता है फैट से, लेकिन वो भी एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एक साथ हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए। ग्रोथ यानी कि हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाने के लिए, और दूसरी मेंटल ग्रोथ के लिए, और मतलब हमारी बॉडी की वेरियस वेज में ग्रोथ होती है। तो हर ग्रोथ के अंदर हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। और रिपेयर यानी कि अगर हमें कहीं चोट वोट लग जाए तो हमारी बॉडी की ऑर्गन्स की रिपेयरमेंट के लिए, टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए। इस वजह से प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, है ना। सुना ही होगा कि जो आपके ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रोटीन शेक्स पीते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है, बॉडी बिल्ड कराने में हेल्प करता है। अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है, तो ग्राम, चना, दालें जितनी भी हैं पल्सेस, सबसे प्रोटीन हमें मिलता है। मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उसमें हाईली प्रोटीनिशियस होता है। मटर, पीस, ठीक है। और एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो पनीर है प्रोटीन का एक सोर्स, एग्स हैं, मीट है, मिल्क है, फ़िश है। तो ये सब सोर्सेस हैं। ये एग्जांपल्स आपको प्लीज़ याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली ये जो हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये फाइनली ओवर हो चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स की अगर मैं बात करूँ तो वाइटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स हमारी आईज़, बोन्स, टीथ, गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। आईज़ को हेल्दी रखने वाला विटामिन ए है। बोन्स को विटामिन डी हेल्दी रखता है। टीथ के लिए डी और सी दोनों चाहिए। गम्स के लिए भी सी और डी दोनों चाहिए। ठीक है, तो वाइटामिन्स का मेन काम होता है कि हमारी बॉडी को डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। और ये जो वाइटामिन्स हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे कि कुछ विटामिन ए होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होता है, के होता है ना। और एक पूरा ग्रुप है विटामिन्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके विटामिन B1, B2, B12, ये सारे विटामिन्स आ जाते हैं। अब हमारी बॉडी को विटामिन्स जो हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन्स की मेजरली, तो हमारी बॉडी को विटामिन्स इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते जितना फैट या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन चाहिए होता है। विटामिन बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, तुम बॉर्नविटा ही पीते होगे या हॉर्लिक्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हेल्दी हो, उसका
पीछे का टेट्रा पैक में देखना, टेबल बना होता है कंपोनेंट का, तो उसमें देखना वाइटामिन्स जो हैं बहुत ही कम छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा, कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो विटामिन जो है हमारी बॉडी को बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। अब अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। तो विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर आइज़ एंड स्किन। टू कीप योर आइज़ एंड स्किन हेल्दी यू शुड ईट विटामिन ए। विटामिन सी हमें जो है डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। शॉर्ट वे में बोलूँ तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो आपने सुना ही होगा कि जो आपका कोरोना वायरस के टाइम पे पेशेंट्स को डॉक्टर्स विटामिन सी ज़्यादा खाने के लिए एडवाइस करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने वाला विटामिन सी है। हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने वाला विटामिन सी है। सारे विटामिन वैसे प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है अगर बात आए डिजीज़ से लड़ने की। और विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारी बॉडी को कैल्शियम मतलब हमारी बॉडी को जो है कैल्शियम यूज़ कराने में हेल्प करता है। अब कैल्शियम जो होता है एक मिनरल होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। कैल्शियम एक मिनरल होता है और किस सोर्स से हमें मिलता है। तो इस कैल्शियम मिनरल को हमारी बॉडी यूज़ कर सके, उसमें हमारे को हेल्प कर रहा है विटामिन डी, और ये हमारी बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ये देखिए फिगर्स में हम एग्जाम्पल दे रखे हैं। ए का सोर्स है मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश ऑयल। अब आपने सुना ही होगा कि आंखें ठीक रखनी है तो गाजर खाओ। तो गाजर जो है, कैरेट जो है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए कीप्स आवर आइज एज वेल एज स्किन हेल्दी। बी का सोर्स देखें तो लिवर एक बॉडी ऑर्गन है। बेसिकली इंसानों का लिवर नहीं खाया जाता, जानवरों का लिवर खाया जाता है, जिसमें आपका फिश का सुना होगा आपने, कॉड लिवर ऑयल यूज़ करा जाता है। फिश ऑयल कैप्सूल बनते हैं, वो फिश के ही लिवर से कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, और वो विटामिन बी में बहुत अच्छे होते हैं, रिच होते हैं। वीट इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन बी, राइस इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन बी। फिर कुछ बात करें विटामिन सी के सोर्सेज में, तो सी के सोर्सेज में एक तुक्का मार सकते हो कि ज़्यादातर खट्टी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक योर ऑरेंज, लेमन, आंवला, और टमाटो भी है यहाँ, ग्रीन चिली भी है यहाँ, गुआवा भी है यहाँ। तो ये रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी के। फिर हम बात करें, अब ये जो आप बात कर रहे हो कि विटामिन सी का लेमन बहुत अच्छा सोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेमन में सिर्फ विटामिन सी ही भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन विटामिन सी का वो एक अच्छा सोर्स है। विटामिन हमें छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए, और वो हम कैसे ले सकते हैं? इन चीज़ों को खाकर, ये जो रिच सोर्सेज हैं विटामिन के, इन चीज़ों को खाकर, रैदर देन टेकिंग एनी मल्टीविटामिन टैबलेट। उससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को खाएं, ताकि हमारी बॉडी को जो विटामिन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फिर आगे विटामिन डी के कुछ सोर्सेज दे रखे हैं, एग, लिवर, फिश, बटर, मिल्क। तो विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका सनलाइट। सनलाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर विटामिन डी इन आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं मिनरल्स की। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स भी छोटे अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लाइक विटामिन और मिनरल्स इतने मेजर अमाउंट में नहीं चाहिए, छोटे अमाउंट्स में चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। हम इनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम विटामिन ज़रा भी नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं चाहिए और बिल्कुल कम अमाउंट में भी नहीं चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं। अब सारे मिनरल्स और विटामिन्स एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, सभी बहुत ज़रूरी हैं। लाइक ये देख सकते हो, अभी मैंने तुम्हें बताया ना विटामिन डी धूप से मिलता है, तो ये बंदा ले रहा है विटामिन डी। तो मिनरल्स पे वापस आ जाते हैं। मिनरल्स जो हैं प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए। इनफैक्ट सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनिंग गुड हेल्थ के लिए हमें चाहिए। मिनरल्स के सोर्सेज अगेन यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं। आयोडीन इज़ ऑल्सो अ मिनरल। तो आयोडीन का अच्छा सोर्स जिंजर है, ये एक लीफी वेजिटेबल बनी है, फिश है ना, कर्ड है। तो ये सब गुड सोर्स हैं आयोडीन के। फॉस्फोरस भी मिनरल होता है, और ये मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही
छोटे अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हो सकती हैं। मिल्क है फॉस्फोरस का रिच सोर्स, बनाना है, ग्रीन चिलीज़ है, वीट है, राइस है, ठीक है। और आयरन के सोर्सेज की बात करें तो यहाँ स्पिनच है, पालक, ये पियर दे रखा है तुम्हें, ठीक है। एप्पल है, लिवर है। और कैल्शियम के सोर्सेज की बात करी जाए तो एग है और मिल्क है। और कैल्शियम को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में कौन हेल्प करता है बेटा? विटामिन डी, ठीक है। अब आपको एज सच मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। और कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राइस, चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स किसी और न्यूट्रिएंट से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। राइस में आपके प्रोटीन भी हैं, फैट भी हैं, विटामिन भी होते हैं कुछ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट राइस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम बोलते हैं कि राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही हम अगर किसी और की बात करें, ऑयल की, ऑयल में आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और कुछ विटामिन्स भी हैं, लेकिन फैट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं ऑयल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फैट, ठीक है। तो कोई जो आपका न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा किसी फूड आइटम में, तो वो फूड आइटम उस न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स होता है। अब फाइनली आ जाते हैं डाइटरी फाइबर्स और पानी पर। तो हमारी बॉडी को इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स या पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब रफेज जो है हमारी बॉडी को मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स में रफेज होती है। होल ग्रेन्स एग्जांपल ले सकते हो, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल रफेज का मेन सोर्स है। रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देती है, बट ये हमारी बॉडी को जो है दूसरे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराती है। अगर हम यहाँ पर रफेज की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि ये रेगुलर बोवल मूवमेंट्स कराती है और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करती है। तो बोवल मूवमेंट्स बेसिकली हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मूवमेंट्स होती हैं, ताकि अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वेस्ट मैटर जो है, वो बॉडी के बाहर इजीली जा सके। लेकिन अगर वो बोवल मूवमेंट सही से ना हो तो बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है। तो इसको ना हो उसको कब्ज़, और उसकी बोवल मूवमेंट, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट्स है वो अच्छे से होती रहे, उसके लिए रफेज और वाटर हमें एडिक्वेट अमाउंट में लेना पड़ता है। और वो रफेज मेनली हमें कौन दे रहा है? होल ग्रेन्स, पोटैटोज़, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती है, बट हमें डाइजेशन में हेल्प कराती है दूसरे न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद वही बात लिखी है कि दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मैटर, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं वाटर की। वाटर किस तरीके से हेल्प करता है हमें? तो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। एक बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इतना ही समझ लो कि पानी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। और साथ में पानी जो है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव कराने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तभी कहा जाता है पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से जो पसीना है वो पानी की फॉर्म से ही निकलता है, और यूरिन भी पानी की फॉर्म से ही निकलता है। जो ये यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जो है हमारी बॉडी से निकल जाएगा। नॉर्मली अगर हम पानी की बात करें तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं उससे, और मिल्क से, टी से, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी तो पानी में ही होता है ना। और एडिशन में कुछ कुक्ड फूड्स में भी हम पानी डालते हैं खाना बनाने के लिए। तो पानी जो है हमारे को सिर्फ पानी के अलावा दूसरी चीज़ों से भी मिल रहा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, ये हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। लाइक कुछ नहीं करना, तुम्हें एक टमाटर को काटना है और एक नींबू को काटना है। अब काटते हुए तुम्हारे हाथ ज़रूर गीले होंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पानी
प्रेजेंट होता है, यही एक्टिविटी हमें दिखा रही है। ठीक है, मैनी फूड मटेरियल्स कंटेन वाटर। अब हमारी बॉडी की मोस्टली जो नीड्स हैं कुछ एक्सटेंड तक पानी भी पूरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता हमें अगर प्यास लग रही है तो वो हमें पानी बुझा सकता है, अगर हम कोका कोला पी ले तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जो पानी काम कर रहा है हमारी बॉडी में, वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, वो कोका कोला नहीं कर सकती, वो पानी ही कर सकता है। ठीक है, और पानी को हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, दूसरी फूड आइटम्स में भी यूज़ करते हैं। तो पानी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड टू आवर बॉडी। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस्ड डाइट से ही पता चल रहा है, डाइट बेसिकली क्या होता है कि दिन भर में हम क्या खाना खा रहे हैं वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, और बैलेंस का मतलब होता है एक चीज़ का पूरा अच्छा सा नियंत्रण होना। तो बैलेंस डाइट क्या होगी? वो डाइट जो हमारी बॉडी के अंदर एकदम सही मात्रा में जा रही है। तो for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much or not too little. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. यानी कि हमारी बॉडी को जो है एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एक रेशियो में, प्रॉपर एक मात्रा में प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी कम नहीं होना चाहिए, और साथ में इस डाइट में रफेज और वाटर भी इंक्लूडेड होना चाहिए। और ऐसी डाइट को ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझे तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जो हमारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सही क्वांटिटीज़ में, और साथ में सही क्वांटिटी में रफेज और वाटर भी मिलता है। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब यहाँ हमें कह रहा है क्वेश्चन कि क्या तुम्हें लगता है कि सारी एजेस के लोगों को एक जैसी डाइट मिलनी चाहिए, एक जैसी बैलेंस डाइट होती है सबकी? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो उसको बैलेंस डाइट में अलग चीज़ें खाने को चाहिए, और अगर हम एक छोटे से बच्चे की बात करें जो जस्ट अभी पैदा ही हुआ है तो उसको मिल्क चाहिए, सारी उसकी बैलेंस डाइट मिल्क से ही पूरी हो रही है। तो इसका मैंने एक चार्ट यहाँ चिपकाया है, ये एक एडल्ट की बैलेंस डाइट है मेल की। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स की डाइट्स भी अलग होती है, तो ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है बैलेंस डाइट, एज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10% फैट्स खाने चाहिए दिन में, 25% प्रोटीन खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 40% होने चाहिए, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स 25% होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बैलेंस डाइट ऐसी होती है एक मेल की, एडल्ट मेल की। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, और ये सबके लिए अलग होती है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग होती है। और वहीं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल वर्क दैट वी आर डूइंग। ठीक है, फिजिकल वर्क जो हम दिन में कर रहे हैं उस पर भी हमारी बैलेंस डाइट डिपेंड करती है। लाइक एग्जांपल, अगर हम एक फार्मर की बात करें, फार्मर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है तो उसको ज़्यादा बैलेंस डाइट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होंगे अपनी डाइट में, है ना। ऐसे ही अगर हम एक कंपनी एम्प्लॉय की बात करें जो बैठे बैठे ही काम कर रहा है सारा दिन, तो उसको अपनी डाइट में कम फैट्स चाहिए होंगे, है ना, उसको थोड़ी एनर्जी कम चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स। तो आपकी जो बैलेंस डाइट है ये एज पे भी डिपेंड करती है, जेंडर पे भी डिपेंड करती है, और कितना फिजिकल वर्क कोई बंदा कर रहा है उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जिनमें रात भर खाने को रख दो तो उसके अंदर फर्मेंटेशन आ जाती है, उसमें फूल जाता है जो वो फूड होता है। साउथ इंडियन डिशेस जनरली ऐसे ही बनती हैं। इडलीज़ की बात करें, डोसे की बात करें, तो वो बैटर को रात भर रख देते हैं, सुबह तक वो बैटर डबल हो जाता है, फूल जाता है, तो वो होता है फर्मेंटेशन होना। ठीक है, a combination of flours made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other foods such provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. अब अगर हम बात करें इस बैलेंस डाइट की, तो जब मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था कि जिसमें हमें इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना % हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस डाइट
को फॉलो करने के लिए ये नहीं है कि हमें अलग अलग बाज़ार से जाके अलग अलग तरह का खाना लेके आना पड़ेगा। जो हम डेली लाइफ में खाना खाते हैं उसमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उतनी मात्रा में। फॉर एग्जांपल पल्सेस में प्रोटीन्स हैं, ग्राउंडनट में फ़ैट है, सोयाबीन में प्रोटीन है, स्प्राउटेड सीड्स में भी हमें प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स में अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स खाएं, अगर हम अलग अलग आटों की कॉम्बिनेशन करके रोटी बनाएं, मिस्सी रोटी या थेपला, है ना, तो इनसे भी हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं अलग अलग मात्रा में। तो इन चीज़ों का यूज़ करके भी हम अपनी एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके डाइटिशियन से लिखवा के लानी पड़ेगी अपने लिए बैलेंस डाइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हम जो डेली लाइफ में खाना खाते हैं वो भी हमें एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है। जो हम खाना खा रहे हैं वो सही मात्रा में हो, उसमें सही न्यूट्रिएंट्स हो, और साथ में वो खाना पूरे तरीके से पका भी होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब हम खाने को प्रॉपरली कुक करते हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात करें तो उनका छिलका उतारने से या उनको बार बार धोने से भी उनके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। लाइक कहते हैं ना कि एप्पल को जो है छिलके समेत खाओ, छिलके के साथ खाओ। क्यों? क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसके जो छिलका है उसमें प्रेजेंट है ना। तो और साथ में कुछ वाइटामिन का भी लॉस हो जाता है ऐसा करने से। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन है जिसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही बार बार पल्सेस और राइस को धोने से, बार बार उनको पानी के नीचे तुम धोए जा रहे हो, तो इससे भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का जो है लॉस हो सकता है। और साथ ही में कुकिंग से खाने का टेस्ट ज़रूर इम्प्रूव हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन सेम टाइम पे कुकिंग से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो सकता है। लाइक हीट से अगर हम बोले तो विटामिन सी जो है ज़्यादा हीटिंग करने से खाने की लॉस हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि ज़्यादा पानी डाल के कुकिंग करने से भी लॉस हो जाते हैं खाने से, ठीक है। तो इसीलिए हमें खाने में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डालने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मैनी न्यूट्रिएंट्स। और वही न्यूट्रिएंट्स अगर खाना कुक करने से लूज़ हो जा रहे हैं तो वो हमें तो मिल ही नहीं रहे ना हमारी बॉडी को। इसलिए हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कह रहा है कि ये जो लड़का है बूझो, अब ही इज़ ईटिंग ओनली अ कटोरी ऑफ फैट। वो सोच रहा है कि उसको एक कटोरी फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसने सारा दिन में बस फैट ही खाता गया और फ्राइड फूड खाता गया, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है। तो क्या ये चीज़ इसने सही की? तो इसने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि इसकी बॉडी को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी तो ले सकता है अपनी बॉडी में। थोड़ा सा फैट ले ले, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले ले, तो इसको एनर्जी भी मिल जाएगी जो इसको चाहिए, है ना। तो इसने सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक ही न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा लेना भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए बैलेंस डाइट बनाई गई है, क्योंकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स कुछ कुछ अमाउंट में चाहिए होता है। किसी भी न्यूट्रिएंट का एक्सेस हो जाना हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है और उसका बिल्कुल कम हो जाना भी हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ज़्यादा फैट खाने से जो है एक कंडीशन यानी कि बीमारी हो सकती है नोन एज ओबेसिटी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होती है हम उसकी बात करते हैं। तो अ पर्सन मे गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और अगर ये लंबे समय तक हो तो डेफिशिएंसी से सफ़र करेगा। डेफिशिएंसी का एक शॉर्ट मीनिंग होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना। तो अब अगर एक बंदे को खाना तुम प्रॉपर दे रहे हो लेकिन उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी से उसको डेफिशिएंसी हो सकती है, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, ठीक है। और किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से डिसीज़ेस या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। और जो डिसीज़ेस
किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइक अगर किसी बंदे को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा उसकी डाइट में बहुत लंबे समय तक, तो उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे कि उसके सिम्टम्स दे रखे हैं स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हाइट छोटी रहेगी, है ना, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, और डिसकलरेशन ऑफ हेयर यानी कि बालों का रंग बदल जाएगा, बाल वाइट होने शुरू हो जाएंगे अगर प्रोटीन एडिक्वेट नहीं है तो, और स्किन डिसीजेस से वो बंदा सफ़र कर सकता है, डायरिया उसको हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं कि जो चीज़ें हमें प्रोटीन डेफिशिएंट लोगों में देखने को मिलेगी, जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। अगर हम बात करें डाइट की, अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में डेफिशिएंट है बहुत लंबे समय तक, तो उस बंदे की ग्रोथ पूरी तरीके से बंद भी हो सकती है, कि यानी कि उसकी हाइट बिल्कुल भी ना बढ़े, वो मेंटली ग्रो ही ना करे बिल्कुल भी। और ऐसे पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा पतले और बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं, कि मतलब वो खुद से उठ भी नहीं पाते, इतने ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ जाती है अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही ना मिल सके। अब अलग अलग वाइटामिन की डेफिशिएंसी से भी अलग अलग डिजीजेस होती हैं, जो कि टेबल 2.3 में अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे दे रखी हैं। अब इन सारी डेफिशिएंसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो इसीलिए बैलेंस डाइट बनाई गई है ताकि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में ना हो सके, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एडिक्वेट अमाउंट में मिले हमारी बॉडी को। तो एक ये लास्ट टेबल ही रह गई है, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रिएंट की कमी से क्या हो सकता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए जो था हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रख रहा था। अब अगर हम विटामिन ए ना लें तो हमारी जो आँखें हैं वो जा सकती हैं, यानी कि लॉस ऑफ विजन हो सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है इंसान को। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि पुअर विजन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो जाए, या फिर रात को बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाए, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, की कई बार पूरी तरीके से ही नज़र आना बंद हो सकता है विटामिन ए की कमी से। ऐसे विटामिन B1 की कमी से क्या हो सकती है, एक डिसीज़ हो सकती है नोन एज बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और काम करने की एनर्जी रहती ही नहीं, कई बार बंदे से उठना भी मुश्किल हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी दांतों की एक बीमारी होती है जिससे गम्स यानी कि जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आने लग जाता है, और जो आपको कहीं चोट लग जाए अगर, तो वो चोट जो है ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, है ना। उसकी कहते हैं जैसे चोट हमें कहीं लगती है, कहीं पे घाव आता है तो उस पर एक पपड़ी सी जमी जाती है ना, तो उस पपड़ी को ही क्लॉटिंग बोला जाता है। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, जो पपड़ी जम रही है, उसको जमने में बहुत टाइम लग जाए, दैट मीन्स ब्लड लॉस होता जाएगा अगर वुंड हील नहीं होएगा तो विटामिन सी की कमी से वैसा हो सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती हैं, और इसमें भी बंदे से चला नहीं जाता क्योंकि उसकी बोन्स की शेप जो है वो बिल्कुल अलग सी हो जाती है। कैल्शियम की बात करें अगर, कैल्शियम से बोन और टूथ डीके हो जाएगा, यानी कि बोन्स और दांत दोनों ही खराब होने लग जाएंगे कैल्शियम की कमी से। बोन्स वीक हो जाएंगी, दांत खराब होने लग जाएंगे। आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन की कमी से एक बीमारी हो जाती है नोन एज गॉइटर। इसमें क्या होता है, हम नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स कह सकते हो होते हैं जो कि कुछ सिक्रीशंस करते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन सिक्रीट करते हैं जनरली ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। आपने सुना ही होगा किसी के कोई हार्मोन कमी हो गई तो उसको ये बीमारी हो गई है, तो वो ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और हमारे नेक में, क्योंकि गॉइटर में हमारा नेक सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि अफेक्ट होता है, नेक बहुत ज़्यादा फूल जाता है, सूज जाता है, क्योंकि नेक में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड नाम से, और वो थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन उसको रिक्वायर्ड है फंक्शन करने में। अब आयोडीन उसको नहीं मिलेगा तो वो थायराइड ग्लैंड ही स्वेल कर जाता है और वो गॉइटर की तरह हमें नज़र आता है।
और साथ में अगर किसी बच्चे में गॉइटर है तो वो मेंटली डिसेबल होगा, यानी कि मेंटली उसकी जो ग्रोथ है नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, वो सही से उसका जो ब्रेन है फंक्शन नहीं करेगा। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, वीकनेस इसका सबसे बड़ा सिम्टम है अनीमिया, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये कुछ लिखा था यहाँ लास्ट में कि in this chapter we asked ourselves the reasons why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have balance of different nutrients needed by our body. अब हमने आज पढ़ा था पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में कि हमारा जो अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, हर जगह अलग अलग टाइप का फूड मिलता है, हर जगह इतनी वैरायटी है फूड्स की। वो वैरायटी क्यों है? वो वैरायटी इसी वजह से है ताकि हमें अलग अलग टाइप का ये जो न्यूट्रिएंट है ये मिल सके, हमारी बॉडी को किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सके। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हम एक बारी समरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स। Major nutrients in our body are carbohydrates, protein, fat, protein and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. तो ये हमने बात की थी, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और साथ में फूड में रफेज और पानी भी होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड हैं। प्रोटीन्स जो हैं और मिनरल्स जो हैं ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए हमारी बॉडी को। विटामिन्स डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी को चाहिए सही क्वांटिटी में, साथ में रफेज और पानी भी मिलता है। डेफिशिएंसी किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की होने की वजह से डिसऑर्डर्स और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो फाइनली हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। तो मैंने आपके लिए आंसर्स पहले से ही लिख कर रखे हैं कि क्वेश्चन है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट्स। फिर आगे से कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं, वन वर्ड आंसर्स हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो कि मेनली हमें एनर्जी देते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए प्रोटीन्स, विटामिन गुड आई साइट के लिए कौन सा चाहिए भाई? आईज को कौन हेल्दी रखता है? विटामिन ए। और जोन सा मिनरल हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? मिनरल बेटा, दैट इज कैल्शियम। अगर यहाँ विटामिन पूछा गया होता तो तुम विटामिन डी या सी लिखते, है ना? लेकिन मिनरल पूछा है तो कैल्शियम। और अगले क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल्स पूछ रहा है फूड के जो कि फैट्स में रिच हैं। फैट्स में रिच फूड इज़ ऑयल एंड घी, स्टार्च में पोटैटो राइस, डाइटरी फाइबर्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों हैं, तो कैरेट, कैबेज। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन मिल्क, एग, पल्सेस, कोई भी सोर्स लिख लो, प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स। अगला क्वेश्चन है कि बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसका आंसर है रॉन्ग। राइस सिर्फ खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सके, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। तो येस, दिस इज़ ट्रू। डेफिशिएंसी डिसीजेस जो हैं बैलेंस डाइट सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने से सही की जा सकती हैं। बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक ही फूड आइटम में पूरा न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मात्रा में नहीं होते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, तो ये गलत है। आगे दे रखा था कि डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो ये रिकेट्स होता है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें बेरी हो सकती है। सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो कि मैंने आपको अभी बताया कि रात में दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है एंड थैंक यू। लेकिन एक बात और, इस चैप्टर का भी जो टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को दीजिए। और टेस्ट के साथ साथ आंसर की का भी जो लिंक है वो भी दे दिया जाएगा, तो टेस्ट करके अपने आंसर्स
चेक करिएगा और अपने जो मार्क्स आपको मिले कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।